नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। महाराष्ट्र की खबर सबसे पहले। यहां की राजनीति में लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। महाविकास अघाड़ी के नेताओं के बीच लगातार बयानबाजी चल रही है। शिवसेना ने अपने संपादकीय के जरिए कांग्रेस पर हमला बोला है और कांग्रेस भी जवाब देने में पीछे नहीं हटी। इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति में आजकल अटकलों का दौर है। सोमवार को अपने मुखपत्र सामना के जरिए शिवसेना ने राज्य में सहयोगी पार्टी कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस की ओर से अकेले चुनाव लड़ने के बयान पर जवाब देते हुए संपादकीय में कहा गया कि किसी पार्टी की ओर से अकेले चुनाव लड़ने की बात करने में कुछ गलत नहीं है, बस उन्हें अपने पैरों के नीचे की जमीन जांच लेनी चाहिए। अपने बल पर चुनाव लड़ने की बात करने वालों को लोग जूते से मारेंगे। इससे एक दिन पहले शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक का पत्र सामने आया था, जिसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे को बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाने का सुझाव दिया है। हालांकि संपादकीय के जरिए कांग्रेस को घेरने वाले संजय राउत का कहना है कि सब कुछ ठीक है। हम तीनों एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती से खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये सरकार चलाने की कमिटमेंट 5 साल की है। चाहे कि बाहर के लोग जो सरकार बनाना चाहते हैं, जिनकी सत्ता चले जाने से बहुत ही उनको पेट में दर्द है, वो लोग चाहे कितने भी कोशिश करें, लेकिन ये सरकार 5 साल चलेगी। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि राज्य में कांग्रेस का कद बढ़ने की वजह से दूसरी पार्टियां बौखला गई हैं। हालांकि इन्होंने भी दोहराया कि महाराष्ट्र की सरकार पूरे 5 साल चलेगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ते जा रहा है और इसी का डर भी कई राजनीतिक पार्टियों को भी जा रहा है और इसी कारण बौखलाए हुए ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं। कौन से राजनीतिक पार्टियां जो डर? हम किसी को नाम नहीं लेंगे। ये सरकार में कोई खतरा नहीं है कि 5 साल ये सरकार ना चले। हम कांग्रेस की तरफ से पूरा समर्थन उद्धव ठाकरे साहब के सरकार को है। इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार दिल्ली पहुंचे हैं, जहां उन्होंने प्रशांत किशोर से मुलाकात की है। 1 महीने के भीतर उनकी ये दूसरी मुलाकात है और इसे लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों से मिलने का कार्यक्रम भी रखा है। तीनों पार्टियों के नेता जहां मीडिया के सामने ये कह रहे हैं कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे और नरेंद्र मोदी के बीच हुए मुलाकात के बाद समीकरण बदले हुए नजर आ रहे हैं। शिवसेना और कांग्रेस अब अचानक सामने सामने है और शरद पवार दिल्ली में क्या कुछ करते हैं, ये देखना अहम होगा। मुंबई से धनेश और अशोक महाडिक के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और पंजाब कांग्रेस का विवाद भी तमाम कोशिशों के बावजूद नहीं थम रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से बगावती तेवर तेज कर दिए हैं। एक अखबार के मुताबिक सिद्धू ने रविवार को कहा कि वो सिर्फ चुनाव में जीत के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शोपीस नहीं हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर राज्य सरकार आम जनता के जरूरी एजेंडे को लागू करे तो वो बिना लालच के कैप्टन सरकार का साथ देने के लिए तैयार हैं। तल्ख तेवर दिखाते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि अगर सिस्टम जनता की भलाई के लिए की गई मेरी मांगों को खारिज करेगा तो मैं ऐसे सिस्टम को खारिज करता हूं। When only 7 and 8 months are left, the system wakes up and says, "Sidhu साहब, come for tea." चाय पे बुलाया है। Hang on, सुरखाब के पर लग गए नवजोत सिद्धू के, क्या हो गया? चाय? What sir? अरे, come into the cabinet, have these words. I said no. 3 महीने बाद लंच, इलेक्शन आएगा, अब सिद्धू कैंपेन करेगा। सिद्धू कैंपेन करेगा, उसके बाद माइनिंग होगी, ये होगा, वो होगा, फलाना होगा और सिद्धू को एक शो पीस बना के सजा दिया जाएगा। जिला परिषद का चेयरमैन बना, मैं वो भी ले लूंगा, लेकिन तुम बस एजेंडे को पूरा नहीं करोगे और ये हैंडओवर चलता रहेगा। 400 की वैक्सीन 1600 में बिकेगी। तो सिद्धू की जो नाराजगी है वो काफी गहरी है। वो कह रहे हैं शोपीस बनने को वो तैयार नहीं है। उनके और कैप्टन के बीच जो ताजा विवाद है, इस पर राज्य के खेल मंत्री राणा गुरमीत सोडी से बात की हमारे संवाददाता मोहम्मद गजाली ने। सबसे पहला सवाल ये है कि 3 मेंबर कमेटी बन चुकी है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है। अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के अलावा भी कई विधायकों और मंत्रियों से कमेटी ने बातचीत की है। जब कमेटी अभी उस पर कोई डिसीजन नहीं ले रही है और नवजोत सिंह सिद्धू बयान भी दे रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं हाई कमांड की तरफ से उनको शह मिल रही है, तभी वो मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान दे रहे हैं? नहीं, ये कोई शह वाली बात नहीं है, क्योंकि हाई कमांड शह नहीं देती। हाई कमांड मसला जो है उसको हल करती है, रिजॉल्व करती हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जैसे आमने सामने बैठ के रिजॉल्व होती हैं। इसीलिए अब देखिए, सोनिया जी ने मुख्यमंत्री जी को, या पैनल ने दोबारा मुख्यमंत्री जी को बुलावा भेजा है, तो वो कल उनसे मिल रहे हैं। और जो कोई और दूसरे सीनियर लीडर्स होंगे जिनको वो बुलाएंगे, उनसे भी मुलाकात होगी। सिर्फ इंतज़ार की बात है, एक हमें पेशेंस, एक धैर्य रखने की बात है कि जब तक कमेटी अपना फैसला, या कमेटी की जो रिपोर्ट पे जो सोनिया जी का या राहुल जी का फैसला है, उसकी इंतज़ार करने में कितना दिन लगेगा? 2 नहीं तो 4 दिन लग जाएंगे, 1 हफ्ता लग जाएगा, 10 दिन लग जाएंगे, लेकिन तब तक धैर्य रखना बड़ा ज़रूरी है। और मैं सोचता हूँ कि जो ब्लेम गेम है, एक दूसरे पे कीचड़ उछालने वाली बात, उससे हमें गुरेज करना चाहिए। तो राजनीति से अलग एक अच्छी खबर, जो कि आज की सबसे अच्छी खबरों में से है, कि देश में जो टीकाकरण का महाअभियान शुरू हुआ है, उसके तहत आज बड़े पैमाने पर टीकाकरण किया गया। 18 साल से 44 साल की उम्र वालों के लिए अब केंद्र सरकार टीका उपलब्ध करा रही है, राज्य सरकारों को मुफ्त। राज्यों को टीका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। महाअभियान के पहले दिन ज़बरदस्त टीकाकरण हुआ है। अब तक 80 लाख से ज़्यादा टीके लगाए गए हैं। कर्नाटक में 10 लाख से ज़्यादा टीके लगाए गए हैं और कई राज्यों में 3 से 4 लाख टीके लगाए गए। लेकिन सबसे बड़ा रिकॉर्ड मध्य प्रदेश ने बनाया। वहां आज अभी तक 15 लाख से ज़्यादा टीकाकरण हुआ है। कोविड के खिलाफ जो जंग है, उसमें सबसे बड़ी चुनौती टीकाकरण की ही है। इस मामले में आंध्र प्रदेश ने एक मिसाल कायम की है। बताया है कि अगर पर्याप्त टीका हो तो क्या संभव है। उमा सुधीर की रिपोर्ट। रविवार को आंध्र प्रदेश के गांव शहरों में कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को टीका लगवाने के लिए तैयार करते रहे। रविवार रात 9 बजे तक 13,72,000 लोगों को 4,600 केंद्रों पर टीका लग चुका था। इस मुहिम में 75,000 स्वास्थ्य कर्मियों ने मदद की। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने ट्वीट किया कि अगर पर्याप्त टीका हो तो क्या कुछ किया जा सकता है, ये आंध्र प्रदेश ने दिखाया है। लोगों को टीके के लिए जाने की जिम्मेदारी आंध्र प्रदेश के 2,60,000 अनूठे ग्राम सेवकों की फौज को दी गई, जिसे 2019 में जगन मोहन सरकार ने तैयार किया था। एक एक ग्राम सेवक पर 50 घरों की जिम्मेदारी है। Friday and Saturday, all these volunteers, we do a line listing of all the eligible people available. शुक्रवार और शनिवार इन सारे कार्यकर्ताओं ने अपने इलाकों में लोगों की सूची बनाई, घर घर जाकर लोगों को मुहिम की याद दिलाई और तैयार किया कि वो आगे आकर टीका लें। Come forward for the vaccination. So it takes care of any little bit vaccine hesitancy that is still left over. इस तरह रविवार को देश के कुल टीकाकरण का 47% आंध्र प्रदेश में हुआ। यही नहीं, यहां अब तक 1 करोड़ लोगों को टीके की 1 डोज लग चुकी है। न सिर्फ आंध्र प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश ने भी दिखा दिया कि एक ही दिन में 13 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा सकता है। यानी कि अगर वैक्सीन सप्लाई होती है तो भारत के जनसंख्या को वैक्सीनेट करना मुश्किल बात नहीं होगी। कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। टीकाकरण एक बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए, जहां पर बड़ी आबादी है। राज्य की आबादी 23 करोड़ की है और यहां मुश्किल से अब तक 2% आबादी को ही टीके की दोनों डोज मिली है। आज का लक्ष्य 6 लाख टीके लगाने का रखा गया था। हालांकि उससे ज़्यादा टीके लगाए गए हैं, लेकिन चुनौती लोगों में टीके को लेकर हिचक की भी है। यूपी से ये ग्राउंड रिपोर्ट। हम इस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर का जो रास्ता है उसके सामने हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से बहुत सारे पोस्टर यूपी की वैक्सीनेशन ड्राइव को लेके यहाँ लगाए हैं। इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों के चेहरे आप देख सकते हैं। और यूपी सरकार का ये कहना है कि आज से 6 लाख वैक्सीनेशन वो डेली करेंगे, लेकिन शायद सवाल सबसे बड़ा यही है कि ये जो टारगेट है
ये कैसे अचीव होगा। बाहरी लखनऊ के सरकारी अस्पताल में पहले घंटे में बस एक बुजुर्ग महिला टीका लेने के लिए आई। यूपी की 23 करोड़ की आबादी में 10.9% लोगों ने कम से कम टीके की एक डोज ले ली है, लेकिन 2% से भी कम को दोनों डोज लगी हैं। जून में यूपी में रोज 3.5 लाख लोगों को टीका लगता रहा, यानी 6 लाख टीके रोज लगाने के लिए रफ्तार लगभग दुगनी करनी होगी। अगर इससे हल्का बुखार आ सकता है तो कोई दिक्कत होगी तो बुखार की दवा ले लीजिएगा। मैम औसतन कितने लोग आपके यहाँ आ रहे होंगे? कभी 50 आ जाते हैं, कभी 60, कभी 30, जैसा मतलब कभी कभी मौसम खराब होता है तो 30 से 20 आते हैं। अच्छा। नहीं मौसम अच्छा रहता है 50-60 भी आ जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है मैम कि पूरे 100 के 100 आ गए हों जैसे एक दिन में? 100 भी आते हैं। 100 भी कभी कभी? जी जी सर 100 भी हो जाते हैं, कभी कभी 102, 5, 10 भी हो जाए। अच्छा। अरे ये देखिए मुख्यमंत्री भी लगवा रहे हैं, प्रधानमंत्री भी लगवा रहे हैं। यूपी की दूसरी बड़ी चुनौती है टीके को लेकर हिचक, खासकर राज्य के ग्रामीण इलाकों में। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के गांव का नजारा है। ये गांव बनारस से बस 50 किलोमीटर दूर है। हम बोल रहे हैं कि सरकार आपको राशन बंद कर देगा, ये मतलब सारी चीजें कर देगा। कह रहे हैं कि ठीक है कर देने दो, और कुछ लोग तो इतना वो करने लगे, पैर तक पकड़ने लग रहे हैं कि मैडम हमें नहीं लगवाना है, आप चली जाइए। वैसे हापुड़ में कुछ उम्मीद पैदा करने वाले लक्षण दिखे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस जिले में बहुत सारे अस्पतालों में सुबह से ही लंबी कतारें रहीं। हालांकि यूपी में कोविड टीकाकरण की चुनौती अब भी काफी बड़ी है। हापुड़ से मोहम्मद अदनान और चंदौली से संतोष के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। अगरतला के 41 साल के हबीब मियां बिना किसी कसूर के 4 साल जेल में रह गए। अब बेंगलुरु के एनआईए अदालत ने उन्हें बरी किया है। उन पर आतंकवादियों की मदद का इल्जाम था। यूएपीए के तहत 4 साल बिना ट्रायल के वो बेंगलुरु जेल में रहे। हबीब मियां को 2005 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर हुए आतंकी हमले के सिलसिले में पुलिस ने 11 साल बाद गिरफ्तार किया था। 4 साल में मेरा पूरा टाइम वेस्ट हुआ। अगरतला की एक मोटर गराज में मैकेनिक थे हबीब मियां। 4 साल बाद जेल से छूटे हैं। अदालत ने माना है कि वो आतंकवादी नहीं थे, लेकिन इस खुशी पर यह गम भारी है कि उनकी गिरफ्तारी के सदमे से पिता की मौत हो गई। 4 साल मेरा टाइम बर्बाद हुआ। इसके बाद मेरे को अभी छोरा है और 4 साल में मेरा पूरा टाइम वेस्ट हुआ। कुछ भी जेल का हालात, मेरा फादर, ये सुन के मेरा फादर का भी डेथ हो गया। बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान पर 28 दिसंबर 2005 को 2 आतंकवादियों ने हमला किया, ग्रेनेड फेंके और AK-56 से गोलियां चलाई। यहां हो रहे सेमिनार में हिस्सा लेने आए दिल्ली के IIT के एक प्रोफेसर की मौत हो गई और 3 लोग घायल हुए। पुलिस के मुताबिक हमले को अंजाम देने के बाद आतंकी सलाउद्दीन और गोली चलाने वाला हमजा पाकिस्तान भाग गया। हबीब मियां पर इन दोनों को पाकिस्तान भागने में मदद के आरोप में गिरफ्तार कर ट्रायल के बगैर 4 साल जेल में रखा गया। सलाउद्दीन बाद में लखनऊ में गिरफ्तार हुआ और इकबालिया बयान में उसने हबीब मियां का नाम लिया। इसी बुनियाद पर पुलिस ने हबीब मियां को गिरफ्तार किया था। ऐसे हबीब मियां को आपने 4 साल देखा है। बेंगलोर में ऐसे बहुत सारे केस हैं, 8 साल हो गए, चार्ज भी होते नहीं है केस, और 20-20, 10-12 साल ट्रायल चलते हैं और कुछ भी होता नहीं है। हबीब मियां के खिलाफ जो चार्जशीट थी उसमें एक भी ऐसा कोई विटनेस भी नहीं था, कोई भी ऐसा एविडेंस भी नहीं था जिसमें ना ही हबीब मियां को गिल्ट पॉइंट आउट हो सके और कोर्ट उसको ट्रायल के लिए प्रेस कर सके केस। मामला सिर्फ यहां हुए हमले के सिलसिले में गिरफ्तार एक शख्स की रिहाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश में आपको कई ऐसे मामले मिल जाएंगे जहां यूएपीए के तहत गिरफ्तार आरोपियों को सलाखों के पीछे बगैर किसी ट्रायल के कई सालों से रखा जा रहा है, जो कि देश की न्यायिक व्यवस्था के सिद्धांतों के खिलाफ है, जहां कहा जाता है कि किसी को अगर न्याय देने में देर की गई तो इसे माना जाना चाहिए कि उसके साथ अन्याय किया गया है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।